पुलिस कप्तान या आईपीएस बनने के लिए, आईपीएस को क्रैश करने के लिए या आईपीएस में सेलेक्ट होने के लिए बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है कि मेहनत? पुलिस कप्तान को एक बहुत फेयर होना चाहिए। अगर मेरे असेसमेंट के हिसाब से, मेरे विवेक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में गंभीरता है, शिकायत में दम है, तो मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ और फिर जांच का आदेश देती हूँ। क्योंकि हमें डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए जो कि इस तरह के कार्यों में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। पुलिस के पास देखिए 500 तरह की ड्यूटी है। वही आदमी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, वही वीआईपी सुरक्षा में भी जा रहा है, वही अगर कोई रैली हो रही है उसमें भी खड़ा है, वही ईद का जुलूस भी निकाल रहा है, वही दशहरा में भी ड्यूटी कर रहा है, रामलीला में भी वही खड़ा वही है। रामलीला में खड़ा है, वही उसको साइबर एक्सपर्ट भी होना है, उसी को पॉक्सो और 376 के केस भी निकालने हैं। थाने का जो थाने पे जो भार है और थाने का जो कार्य है अलग अलग करने का वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमें देख रहे हैं कि जब पहली बार साइबर सेल या डिजिटल का जमाना आया तो आप लोग बहुत तेजी से अपग्रेड हुए। समय के साथ अपराधी आपसे ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में जब अपराधी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, आप अभी भी 10 साल पीछे हैं, तो इसको जो दूरियां हैं इसको कैसे पाटेंगे? प्रथम महिला पुलिस कप्तान बिलासपुर होने के नाते आप बिलासपुर को आने वाले समय में और वर्तमान में क्या कुछ नया करना चाहती हैं जो पारुल माथुर को लोग याद रखें कि पहली महिला पुलिस कप्तान थी? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और मैं हूं भास्कर मिश्र। साथियों, समय समय पर हम सीजीवाल के माध्यम से आपको प्रदेश, देश और जिले के महत्वपूर्ण शख्सियतों से मुलाकात करवाते हैं। ऐसे शख्सियत जिन्होंने समाज, प्रशासन और पुलिस महकमे पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आईपीएस पारुल माथुर जी हैं। पारुल माथुर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है कि जब कोई आपको कहे कि आप बिलासपुर की पहली पुलिस महिला कप्तान हैं? डेफिनेटली एक बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मुझे ये मौका मिला। और यहाँ पे इतना पुराना ज़िला है, मध्य प्रदेश के समय से ही मैं 50th एसपी हूँ इस ज़िले की और पहली महिला अधिकारी हूँ, तो ये एक गर्व का एक अनुभव होता है इससे। जब ये आपको पता चला कि आप बिलासपुर की पुलिस कप्तान हैं, वैसे आपके अनुभव बहुत लंबे हैं, मुंगेली में भी रहे, जांजगीर में, अदर जिले में रहे। बिलासपुर के पास जब आपको कहा गया कि आप आदेश आया कि बिलासपुर की आप पुलिस कप्तान बनने वाली हैं, तो वो महसूस कैसा किया कि बिलासपुर न्यायधानी, यहाँ की पत्रकारिता के बारे में बड़े तीखे अनुभव हैं लोगों के, तो उस समय कैसा लगा आपको? जहाँ तक बिलासपुर की बात है, छत्तीसगढ़ के 3 जो मुख्य शहर हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है, ये एहसास तो हुआ ही। लेकिन मैं पूर्व में यहाँ पे पदस्थ रह चुकी हूँ। मेरा एक सीएसपी पीरियड करीब 1 साल का यहाँ पे रहा है, इसलिए शहर से और यहाँ के लोगों से, यहाँ के वातावरण से मैं थोड़ा फेमिलियर थी। इसलिए ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मैं किसी नई जगह जा रही हूँ। और मेरी छोटी बहन भी यहाँ सिम्स बिलासपुर में ही रहकर उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी करी है, तो तब भी हम लोगों का अक्सर बिलासपुर आना जाना होता था। तो कोई ऐसा कोई भय या डर नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। ये एक विश्वास था कि एक बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर मिली है, लेकिन इसको मैं निभा पाऊंगी। यंग स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, खासतौर पर छात्राओं में ये सवाल उठता है कि पुलिस कप्तान बिलासपुर, सीनियर पुलिस कप्तान डीआईजी पुलिस पारुल माथुर ने आखिर पुलिस महकमे का ही चुनाव क्यों किया? एक बहुत बड़ा प्रभाव तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे पिताजी का रहा, क्योंकि वो आईपीएस में थे, तो बहुत करीब से मैंने सर्विस को देखा और समझा। और मेरे माइंड में एक बहुत क्लैरिटी थी कि मैं पब्लिक सर्विस में ही आना चाहती हूँ। इस फील्ड में जितना हम वास्तविकता से जुड़े होते हैं और जितना लोगों के बीच में जुड़कर काम कर सकते हैं, वो किसी भी प्राइवेट नौकरी में या किसी भी, अगर कोई बाहर कोई चला जाए तो बिल्कुल वो संभावनाएं नहीं होती हैं। तो मुझे इस चीज़ ने शुरू से प्रेरित किया कि मैं जनता के बीच में रह के जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, वो ज़मीनी स्तर पे मेरा उनसे संपर्क रहे। तो यही मुख्य उद्देश्य था। आपको बताते चलें, राजीव माथुर पारुल माथुर जी के पिताजी हैं और अच्छे अफसरों में प्रदेश में, अविभाज्य मध्य प्रदेश में गिनती रही है। सवाल एक और है यहीं से कि पुलिस कप्तान या आईपीएस बनने के लिए, आईपीएस को क्रैश करने के लिए या आईपीएस में सेलेक्ट होने के लिए
बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है कि मेहनत? बैकग्राउंड तो बहुत अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और वो सही तरह से अगर मोटिवेटेड हैं, सही हार्डवर्क है, सही डायरेक्शन मिला है, तो आज किसी भी शहर से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लोग आ रहे हैं। और इनफैक्ट आजकल ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं कि रूरल बैकग्राउंड से भी काफ़ी अधिक संख्या में सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आज की डेट में बैकग्राउंड किसी का क्या है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, कभी भी नहीं रहा था। अपनी मेहनत और जो दिशा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, कहाँ पढ़ाई करनी है, कहाँ अच्छे किताबें मिलेंगी, कहाँ अच्छा बिल्कुल मार्गदर्शक मिलेंगे, माहौल मिलेगा पढ़ाई करने का। ये इन चीज़ों का एक जानकारी होने से बहुत फ़ायदा होता है। यस, ठीक है कि आईपीएस बन जाना, मेहनत करना, लेकिन एक महिला होने के कारण महिला पुलिस और चुनौतियां, मैंने आपसे बात किया था, एक महिला पुलिस, चाहे पुलिस कप्तान हो या आरक्षक हो, तो एक महिला के लिए पुलिस कितना है सेफ जोन है? सेफ जोन है, या तो आप तो रक्षक हैं, उस पर सेफ जोन की बात नहीं होनी चाहिए, कि कितनी चुनौतीपूर्ण होती है ये नौकरी एक महिला होने के नाते, चाहे वो एएसपी हो अथवा आरक्षक? देखिए, हमारे समाज की ही तरह पुलिस विभाग एक पूर्णतः पुरुष प्रधान विभाग माना जाता है, और इसमें जितने भी टॉप पोजीशंस हैं वो ट्रेडिशनली पुरुषों के द्वारा ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर लेवल पे अब तो आरक्षण के माध्यम से भी महिलाओं को स्टेट सर्विसेज में काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, और वो लोग आगे आ रही हैं। क्योंकि देखिए, विभाग में चुनौतियां तो बहुत हैं, वो पुरुषों के लिए भी चुनौतियां हैं और महिलाओं के लिए भी हैं। लेकिन महिला होने के नाते, क्योंकि हम लोगों का एक निजी जीवन में मतलब हमारे पारिवारिक जीवन में एक, या एक माँ होने के नाते भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो हमेशा एक टाइम के लिए हमेशा एक वो रहता है कि अपने बच्चों को या अपने परिवार को भी समय देना हमेशा एक चैलेंज बना रहता है, और कैसे उसमें बैलेंस मेंटेन किया जाए। तो जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, या अपने पेरेंट्स का, या जैसे मेरे केस में मेरे सास ससुर का, अगर उनका पूरा सपोर्ट नहीं मिले, तो महिलाओं के लिए फील्ड जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नॉर्मली कई बार बच्चे होने के बाद या शादी होने के बाद महिलाएं अपने करियर में एक बैक सीट ले लेती हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं में पोटेंशियल की कमी है, या वो मेहनत नहीं कर सकती, या वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी वजह से उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने करियर को दाव पे रख के अन्य चीज़ों पर फोकस करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए अनफेयर है। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसा माहौल मिला घर परिवार में भी। सवाल थोड़ा सा विभागीय आ जाते हैं, तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला था और बड़ा इंस्पायर मामला है ये। अपराध नियंत्रण को लेकर आप लगातार काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है और क्यों लगना चाहिए कि अभी बहुत कुछ किया जाना बिलासपुर के लिए बाकी है? देखिए, पुलिस एक ऐसा काम है जिसमें हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज हमारा सारा काम ख़त्म हुआ। कभी भी ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं, और ये एक ऐसी नौकरी है जो कि निरंतर कोई ना कोई नई चुनौतियां आती हैं, कोई नई परिस्थितियां बनती हैं, जिससे कि नए नए मामले उभर के आते हैं। और इस समय में नए तरह के क्राइम्स भी देखने को मिलते हैं हमें। एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ये ज़िला है जहाँ बाहरी लोगों का लगातार आवागमन रहता है, तो कभी कोई नए बाहरी गैंग्स का भी यहाँ पे अटैक रहता है। तो नई नई चुनौतियाँ जो हैं वो हमेशा उभर के आती रहती हैं, और पुलिस प्रशासन को हमेशा उस बात के लिए मुस्तैद रहना पड़ता है। इसीलिए लगातार अपने आप को रीइन्वेंट करना, लगातार उतना ही हाई एनर्जी से, हाई कमिटमेंट के साथ काम करते रहना, क्योंकि इसमें कोई ऑफ डे होता नहीं है पुलिसिंग में। ये 24/7 नौकरी है जी, बिल्कुल। तो कभी भी काम पुलिस का समाप्त हो जाए ऐसा तो कहीं संभव ही नहीं है। ट्रैफिक को आप तो रायपुर में भी रही हैं, शानदार ट्रैफिक व्यवस्था, अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाती है, शानदार ट्रैफिक व्यवस्था। आपकी ज़िले की ट्रैफिक व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं, बहुत कमियां हैं डेफिनेटली। और कई बार जो शहर का एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ की कैसी प्लानिंग है, वहाँ क्या किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक को अफेक्ट करती हैं। और क्योंकि हमारे शहर में जो गोल बाज़ार, कोतवाली,
सदर, ये पूरा जो एरिया है ये एक शहर का कोर एरिया है। जी और क्योंकि यहाँ की सड़कें तंग होती हैं, जी जी व्हीकल्स का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, दुकानें हमेशा बढ़ रही हैं, ठेले हमेशा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो सारा का सारा भार उस उन्हीं तंग सड़कों पर और उतने ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता जाता है। तो जो शहर की पूरी प्लानिंग है उसको डीकंजेस्ट करना आज की डेट में बहुत आवश्यक हो गया है। कई एरियाज़ को नॉन मोटर व्हीकल जोन्स डिक्लेयर करना, नॉन फोर व्हीलर जोन्स डिक्लेयर करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस के ही केवल बस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे तरह के दबाव होते हैं, हमें एक समाज में काम करना होता है, और जब तक यहाँ के लोगों की ये इच्छा नहीं होगी कि वो व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो पुलिस अकेले नहीं सुधार पाएगी। जुआ, आप लगातार कार्रवाई कर रही हैं, बहुत लगातार, जितना आप पकड़ाया है मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड है आपका ये। सट्टा, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, कोयले पर भी ऐसे लगता है लगाम थम गया है, बावजूद इसके ये रुक क्यों नहीं रहे? देखिए, जुआ और सट्टा एक सामाजिक क्राइम है, और ये पुलिस इसको 100% ख़त्म कर देगी, ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं भी पुलिस का संरक्षण या पुलिस की जानकारी में ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये निर्देश आपको लगता है कि पुलिस संरक्षण होता है क्या? मैं पत्रकार हूं, मैं तो कम से कम कुछ जानता हूं, आपको ये फिल्टर होके पहुंचता है क्या? बिल्कुल पहुंचता है, कई बार पहुंचता है। थाने के भले ही वो आरक्षक लेवल की बात हो, या कई बार थानेदारों की भी बात हो, और कई बार उससे ऊपर के अधिकारियों ने भी इस तरह के कामों को संरक्षण दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जैसे ही वो जानकारियाँ ऊपर लेवल तक आती हैं, या कोई भी जानकारी पब्लिक के माध्यम से या कैसे भी पहुंचती है, तो उसमें रेड भी होती है, संबंधित अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, और उनका या तो ट्रांसफ़र भी किया जाता है, अगर कोई और गंभीर आरोप लगे हैं तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन प्रायोरिटी या मेरे हिसाब से हमारी जीत उसमें है कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी इलीगल कार्य को हमारा कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। बाकी हम ये अगर कोई एसपी क्लेम कर रहा है कि उसके पूरे ज़िले में कहीं कोई जुआ नहीं खेलता, तो मुझे नहीं पता उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि दो लोग अपने घर में बैठ के भी जुआ खेल सकते हैं, ताश हर जगह अवेलेबल है। बहुत साहसी हैं कि इस चीज़ को स्वीकार कर रही है। एक आपके बारे में शहर में बड़ा कंफ्यूजन है कि आप कान के कच्चे हैं और तत्काल सस्पेंड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो जांच बाद में होती है, एक्शन पहले हो जाता है। तो क्या उसकी बाद में पता चलता है कि हो सकता है आपका निर्णय गलत हो? ये शिकायत है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को, अधीनस्थों को बहुत अधिक बचाती हूँ, क्योंकि भले ही कोई भी बड़ा मामला हो या ऐसी कोई बात हो जहाँ एक मुझे लगता है कि पुलिस कप्तान को एक बहुत फेयर होना चाहिए। अगर मेरे असेसमेंट के हिसाब से, मेरे विवेक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में गंभीरता है, शिकायत में दम है, तो मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ और फिर जांच का आदेश देती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से बातों को मोल्ड किया जा रहा है, पुलिस को अनावश्यक टारगेट बनाया जा रहा है, या कोई उल्टी सीधी बातों को कोई अन्य रूप देकर वो किया जा रहा है, तो मैं उनके लिए बड़े से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर झेल लेती हूँ और अपने अधीनस्थों को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो दोनों तरह का रवैया रहता है। सवाल और भी कि एक और बात, अक्सर कर थानों से होकर शहर की गलियों तक जाते हैं, छोटा थाना 2 स्टार थाना प्रभारी, बड़ा थाना, इसको चेंज कर लीजिए, छोटा थाना 3 स्टार, बड़ा थाना 2 स्टार प्रभारी। तो इससे सीनियरिटी जूनियरिटी प्रभावित होती है। अनुशासन का विभाग है, सैल्यूट मारने वाला विभाग है आपका। 1 स्टार या 2 स्टार वाला व्यक्ति यदि थानेदार बनेगा तो सीनियर को कैसा महसूस होगा? इससे आपको नहीं लगता कि बड़ा कुछ और भी आप बेहतर कर सकती थी? लेकिन ये आपसी टशन में आप उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही हो? आई थिंक मैं सबको फेयर मौका देती हूँ, और जो जिस थाने के लायक है सीनियरिटी के हिसाब से उनको मौका मिला भी है। आज की डेट में पुलिस लाइन में 1 या 2 निरीक्षक ही स्पेयर हैं जो जिनको कोई थाना नहीं मिल पाया अभी तक। लेकिन शहर की जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उस पे अगर कोई खरा नहीं उतर पा रहा है तो उसको चेंज के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा।
और इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका थाना प्रभारी 2 स्टार है या 3 स्टार है। पब्लिक को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो जब थाने जा रहे हैं तो उनकी सुनवाई हो रही है कि नहीं, उनकी एफआईआर रजिस्टर हो रही है कि नहीं, या फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद फेयर तरीके से गिरफ्तारी और चालान हो रहा है कि नहीं। तो मेरे लिए भी यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक को रिलीफ मिले। और जो मैं यहाँ दिन भर ऑफिस में देखती हूँ, 50 लोग शिकायतें करने आते हैं, जिन थानों से इस तरह का फीडबैक मिलता है लोगों का कि वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या वो पहुँचते हैं और उन्हें भगा दिया जाता है, या उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। इसमें कोई कितना भी सीनियर हो या कितना भी जूनियर हो, काम इम्पोर्टेंट ये है। पनिशमेंट भी है उनके लिए कि जो ये भी कह लीजिए। समझाइश पहले होती है, और अगर समझाइश के बाद उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तो एफिशिएंसी के लिए और पब्लिक रिलीफ के लिए चेंजेस आवश्यक होते हैं। जमाना डिजिटल का है, जिसे आप लोग साइबर सेल स्थापित करके रखे हैं। हमें देख रहे हैं कि जब पहली बार साइबर सेल या डिजिटल का ज़माना आया तो आप लोग बहुत तेज़ी से अपग्रेड हुए। समय के साथ अपराधी आपसे ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में जब अपराधी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, आप अभी भी 10 साल पीछे हैं, तो इसको जो दूरियां हैं इसको कैसे पाटेंगी? जो साइबर अपराध का जो दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं हो, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हो, बैंक अकाउंट्स, नेट बैंकिंग नहीं कर रहे हो। तो जो अपराधों का, डिजिटल अपराधों का जो दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। उस हिसाब से हम लोगों के ना तो पुलिस के पास उतना मैन पावर है, ना ही उतनी ट्रेनिंग है कि हम लोग हर अपराध को उतनी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। सबसे बड़ी बात लेकिन इसमें यह भी है कि कुछ जगह लॉज में भी कुछ कमी लगती है। जैसे जी। कि अगर हम बैंक्स की बात करें, जी तो जी। जितने भी जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स को जब हम ट्रेस करते हैं तो उसमें ना तो कोई सही आइडेंटिटी कार्ड पाया जाता है, ना कोई सही उनका एड्रेस प्रूफ पाया जाता है। तो हम लोगों के पास एक डेड एंड हो जाता है एक तरीके से। तो जब तक बैंक्स की भी एक या जिम्मेदारी है। बैंक्स की जो मैनेजर्स हैं उनकी एक क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी कि अगर उन्होंने एक फ़र्ज़ी खाता खोला है या बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के खाता खोला है तो उनको भी हम आरोपी बना सकते हैं। ये उनमें डर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में खासतौर पे इतनी आसानी से फेक बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक पहुँच के धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने का हमारे पास कोई क्लू नहीं रहता। हम लोग अकाउंट्स तक भी पहुँचते हैं और जब हमको पता चलता है ये आधार कार्ड तो फेक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास बहुत कम सोर्सेज रहते हैं आगे बढ़े। तो स्किल डेवलपमेंट, यानी मैं कहना चाह रहा था कि आईजी की भी टीम में वही साइबर सेल के लोग, एसपी की टीम में भी वही साइबर के सेल के लोग, एक्सपर्ट के लिए आप कुछ प्रयास करेंगी व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत नहीं, शासन स्तर पर और पुलिस कप्तान स्तर पर? जी बिल्कुल। और पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इसमें काम हो रहा है। साइबर थाना और हर एक ज़िले में साइबर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति होना, ये पदों की अनुमति के लिए शासन लेवल से आई थिंक अनुमति आ भी गई है उनकी, लेकिन अभी भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि हमें डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए जो कि इस तरह के कार्यों में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। पुलिस के पास देखिए 500 तरह की ड्यूटी है। वही आदमी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, वही वीआईपी सुरक्षा में भी जा रहा है, वही अगर कोई रैली हो रही है उसमें भी खड़ा है, वही ईद का जुलूस भी निकाल रहा है, वही दशहरा में भी ड्यूटी कर रहा है, रामलीला में भी वही खड़ा वही है। रामलीला में खड़ा है, वही उसको साइबर एक्सपर्ट भी होना है, उसी को पॉक्सो और 376 के केस भी निकालने हैं। थाने का जो थाने पे जो भार है और थाने का जो कार्य है अलग अलग करने का वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो खास तौर पे बड़े थानों में इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर विंग को सेपरेट करना अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पुलिस इस प्रेशर में मतलब अगर काम करती रहेगी तो बहुत जल्दी एक सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है इसमें। बीच बीच में हम लोगों को सुनाई दिया था कि अब पुलिस वालों को भी छुट्टी मिलेगी शनिवार रविवार। शनिवार तो छोड़ छोड़ दीजिए, 2-3-4 साल से सुन रहे हैं कि रविवार साप्ताहिक अवकाश। अवकाश मिल रहा है क्या? जैसे मैंने पिछले ही सवाल में बताया, अवकाश पे छोड़ने की मतलब एक जो उसका जो मोटिव है वो बहुत सही है, और बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अवकाश मिलना कितना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं पुलिस की वो तो कम नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। पुलिस से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। ज़रा सा भी एक क्राइम होता है तो पब्लिक की अपेक्षा होती है हर चौक चौराहे पे 24 घंटा पुलिस खड़ी रहे। पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस वाले कहाँ से आएंगे? जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को बेस्ट हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, मैन पावर यूटिलाइजेशन होता है।
तो डेफिनेटली जितनी उनको साप्ताहिक अवकाश मिलने चाहिए, जितने रेगुलरली मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। आप कम से कम बिलासपुर में अपना प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है, यहाँ रहे हैं। सवाल ये उठता है, उस समय से और पीछे ले जा रहा हूँ आपको, 92 में थाने उतने ही थे, जी। थाने उतने ही थे, ना कहिए कि दो एक थाने बढ़ गए हैं, बढ़े हैं। हाँ, सक्रिय वगैरह है। हाँ, सक्रिय हुआ है, हाँ, पचपेड़ी हुआ है। जी। जनसंख्या, आप तो पढ़े लिखे आईपीएस हैं, मालथस के ग्रोथ के अनुसार चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसे नियंत्रित होगी? शासन से आपने कभी मांग किया कि थानों की संख्या की वृद्धि की जाए? यदि वृद्धि की जाती है तो जिले में, आपके नगर निगम क्षेत्र या जिले में कितने थानों की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसी बार के बजट के लिए फिर से पुलिस मुख्यालय से काफ़ी डिटेल चर्चा हुई थी। 2 थानों के लिए प्राथमिकता से मांग की जा रही है। एक तो सिविल लाइन को काट कर 2 थानों में बांटने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मंगला में हम लोगों ने एक प्रपोज़ल बना के भेजा है, क्योंकि 500 से ऊपर अपराध केवल उस क्षेत्र में हो रहे हैं, जो कि किसी भी थाना के लिए एक काफ़ी सफिशिएंट संख्या होती है। दूसरा हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है वो सरकंडा एरिया के जो मोपका सहायता केंद्र के रूप में अभी संचालित है, बहुत बड़ा एरिया है, और उस तरफ शहर का बहुत ज़्यादा बढ़ाव भी हो रहा है, एक अनियंत्रित तरीके से वहाँ बढ़ाव हो रहा है शहर का। तो शहर की अगर प्राथमिकताएं देखें तो मोपका और मंगला, इन दोनों का प्रस्ताव पूर्व में भी भेजा गया है, और इस बजट के लिए भी हम लोगों ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि बहुत अधिक आवश्यक है। और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग थानों में भी बल की बढ़ोतरी है, साथ ही साथ जो सीएसपी लेवल पे भी यहाँ पे पदों की बहुत कमी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शहर में केवल 2 सीएसपी पद स्वीकृत हैं, सीएसपी सिविल लाइन और सीएसपी कोतवाली, जबकि शहर इतना बड़ा है। तो हम लोगों ने सीएसपी सरकंडा और सीएसपी चकरभाटा, इसके लिए भी प्रपोजल्स भेजे हैं। पुलिस को बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। आप भी रात दिन दौड़ती हैं, पिछले एक सप्ताह से तो दिन रात एक कर दिए हैं आप बिल्हा थाना को। सवाल ये उठता है कि फिट रहने के लिए पुलिस को कुछ अलग से ज़रूरत है, क्योंकि उनको 2 या 3 घंटे कभी नींद मिलती है, किसी को मिलती ही नहीं। तो इस दिशा में पुलिस कप्तान क्या कहेंगे और क्या करेंगे? अलग से कैंप लगाएंगे क्या कि आपकी जनता की रखवाली वो ठीक ठाक कर सके? जी, फिज़िकल और मेंटल दोनों ही फिटनेस की पुलिस को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप को इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में और इतने हाई प्रेशर जॉब में मेंटल स्टेबिलिटी रखना कि हम अपना खुद का ही आपा ना खो दें, क्योंकि जब भीड़ भड़कती है तो हमें पेशेंट रहना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है घंटों घंटों दिनों तक। तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ भी। इसके लिए कई बार योगा कैंप्स, मेडिटेशन, इस तरह के काम हम लोग करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पुलिस मेला का आयोजन किया गया था। मतलब एक लाइट एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि पुलिस वाले अपनी फैमिलीज़ के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। हम लोगों का समय समय पर जो ये कैंप्स होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस चेकिंग के कैंप्स होते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं, जिसमें कि बीपी, शुगर, डायबिटीज़, इस तरह के जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो भी हम लोग करते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे मैंने एक पुलिस लाइन में एक बच्चों का झूला घर खोला है, जिससे कि जो भी महिला आरक्षक से लेके जितने भी अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को वहाँ बेफिक्र होकर छोड़ सकें, जिससे कि वो ड्यूटी पे जा सकें। तो वो भी उनके लिए एक सहयोग के रूप में काम कर रहा है। आप जब बिलासपुर पुलिस कप्तान बतौर ज्वाइन किया था, सवाल एक मेरा भी था और उसका उत्तर आपकी तरफ से आया था, मैं महिला हूँ, महिला अपराध को अच्छी तरह से जानती हूँ। बावजूद इसके महिला अपराध में कुछ कमी आई है क्या? जी बिल्कुल, पिछले सालों के मुकाबले अगर हम आंकड़े देखें तो 376, 363 के अपराधों में कमी आई है। और अपराधों में कमी के साथ साथ हम लोग जो गिरफ्तारी और चालान जो पेश कर रहे हैं उसमें भी पुलिस ने काफ़ी मेहनत करी है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो भी अनसॉल्व्ड हैं या जिनके आरोपी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। तो उन सभी महिलाओं से वो जितनी बार ऑफिस आती हैं या थानों में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ही संवेदनशीलता से इन पूरे प्रकरणों को हैंडल किया जाए। एक जनता से एक सवाल आया है, एक सवाल बहुत गंभीर है कि मैंने पुलिस लाइन में जाकर एक वीडियो फुटेज दिया और मैंने पुलिस लाइन में जाकर एक नंबर और ऑडियो दिया। ज़मीन जायदाद का मामला था और दूसरा रेकी का मामला था। पुलिस का हमेशा उत्तर होता है, तुम्हारे यहाँ अपराध तो नहीं हुआ,
तो क्या अपराध कर देगा तब उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा? जो प्राइमरी शिकायत होती है उसको गंभीरता से पुलिस क्यों नहीं लेती है? अ, देखिए इसमें शिकायतों की जांच के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म बना हुआ है, और जो भी ऐसी शिकायतें हैं जिसमें प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसमें तत्काल एफआईआर ले। लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित नहीं हुआ है, उसकी संभावना है, तो हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, उसको करना चाहिए। और कम से कम जो बेसिक शिकायत जांच है किसी भी आवेदक की, वो कंप्लीट करके उसको सेटिस्फाई करना किसी भी पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है। सीजीवाल के माध्यम से क्या इस प्रकार की गलतियां न दोहराई जाएं, ये आश्वासन देंगी? पुलिस का क्योंकि जो जितने एक भी व्यक्ति ने जी बताया कि मैं नंबर दिया हूँ, मुझसे फिरौती की मांग की गई थी, मैंने वीडियो फुटेज दिया हूँ जो घर की रेकी की जा रही थी, जी तो बोले तुम्हारे साथ अपराध तो नहीं हुआ ना? तो क्या अपराध हो जाए तभी आए, या हम पहले ही आपको सूचना दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई अपराध की आशंका है तो उसमें पूरी तरह से उसकी जांच होनी ही चाहिए। और जब भी ऐसी कोई बात हो तो बेहिचक अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो सभी वरिष्ठ कार्यालयों के द्वार खुले हैं हमेशा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं दूर की जा सकें। मैडम, एक मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत बचपन से हम लोग सुने हैं, पढ़े भी हैं। बहुत बड़ा केस आपने निराकरण किया है, शायद मस्तूरी में जी भंवर गणेश मूर्ति का आपने खोज निकाला। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले ही खुद भंवर में फंस गए हैं। कुछ आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर, और जो मुख्य एक आरोपी है उसके पिता ने भी कुछ आरोप लगाकर एक शिकायत दी है। मैंने उसकी जांच एडिशनल एसपी ग्रामीण को दी है। लेकिन जब इस प्रकरण का खुलासा हुआ था तभी मैंने ये स्पष्ट किया था कि इसमें पुलिस खुद खरीदार बनकर और मुखबिरों के माध्यम से वहाँ तक पहुँची है, और हमें एक बड़ी सफलता मिली कि हम लोग आरोपियों को ही नहीं बल्कि जो मूर्ति है और जो मुकुट के जो टुकड़े हैं, हर चीज़ पूरा 100% मशरूका हम लोग खोजने में सफल हो पाए। और पुलिस को इसमें कुछ भारी लोगों का भी सहयोग लेना पड़ा, क्योंकि पुलिस किसी वैक्यूम में काम नहीं करती है, लोगों के ही इनपुट्स और इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम होता है। तो पुलिस पे उंगली अगर उठा रहे हैं तो कम से कम मेरी ये दरख्वास्त होगी कि पुलिस ने जो अच्छा काम किया है उसको भी रिकग्नाइज़ किया जाए। कैसा लगता है जब आप लोगों को रिस्पांस कुछ नकारात्मक मिलता है? देखिए जब काम करते हैं और तो अच्छा बुरा दोनों चीज़ें होती हैं। मेरे अंडर लगभग 1500 लोग काम करते हैं। हर एक का अच्छा कार्य और हर एक की बुरा कार्य फाइनली मुझ पर ही रिफ्लेक्ट करता है। मैं इस ज़िले की कप्तान हूँ, और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जीत में भी और हार में भी वो टीम के साथ होती है। तो क्रिटिसिज्म और नकारात्मक जो माहौल है वो पुलिस के प्रोफेशन का एक दूसरा नाम है। हमें थैंक यू बहुत कम मिलता है। पता नहीं कितने हज़ारों लोगों के हम काम करते हैं, लेकिन दो चार ही ऐसे होते होंगे जो कभी थैंक यू बोलने आते होंगे कि आपने हमारा काम किया। लेकिन जिनका काम नहीं होता है वो शिकायत करने अवश्य आते हैं। तो शिकायतों की और नकारात्मकता की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। अंतिम सवाल, प्रथम महिला पुलिस कप्तान बिलासपुर होने के नाते आप बिलासपुर को आने वाले समय में और वर्तमान में क्या कुछ नया करना चाहती हैं जो पारुल माथुर को लोग याद रखें कि पहली महिला पुलिस कप्तान थी? देखिए पहली महिला पुलिस कप्तान का एक भार एक्स्ट्रा है। ऑलरेडी शहर में बहुत कुछ है करने के लिए, मगर हाँ, जो मुझे लगता है एक महिला अधिकारी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पुलिस का एक नॉर्मल व्यवहार होता है, या उसमें एक नॉर्मली समझा जाता है कि संवेदनशील नहीं होंगे या बात नहीं सुनेंगे, या इनके पास जाने में किसी को डर लगता है, या महिलाएं या बच्चियां अपनी शिकायत खुलकर नहीं कह पाती हैं या बातें नहीं कह पाती हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे कार्यालय में भले ही वो किसी भी एज की महिलाएं हों, बच्चियां हों, वो खुलकर आती हैं, अपनी बातें कहती हैं, बातें करती हैं और अपेक्षा करती हैं कि एक महिला होने के नाते मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझूंगी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि केवल उन्हीं के ही नहीं बल्कि सभी के साथ मैं एक फेयर पुलिसिंग कर सकूं और शहर को एक बेहतर माहौल दे सकूं। बिलासपुर पुलिस कप्तान पारुल माथुर का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में मुझे बिलासपुर की जनता अनुशासन प्रिय,
जनप्रिय के साथ साथ न्यायप्रिय के रूप में पहचाने। पारुल माथुर का स्पष्ट कॉन्सेप्ट है कि बिलासपुर के प्रथम पुलिस कप्तान होने के कारण, न केवल होने का कारण बल्कि पुलिस कप्तान होने के कारण बिलासपुर की तेज़ी से विकास हो, बिलासपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो और बिलासपुर एक शांत प्रिय शहर बने। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।